डिजीज है आपकी लूज स्मट। लूज स्मट ऑफ व्हीट ये होता है अस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई के द्वारा, या अस्टिलेगो ट्रिटिसाई इसको लिख देते हैं। इसको, ये जो डिजीज है, जब तक कि गेहूं में बालियां बननी शुरू नहीं होती तब तक इन्फेक्टेड प्लांट को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये जनरली जो गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस है उस पर अटैक करता है, अफेक्ट करता है। और ये ओलिव ब्लैक कलर के स्पोर्स, ये जो दिख रहे हैं आपको ब्लैक, ओलिव ब्लैक कलर के स्पोर्स हैं। ये थिन ग्रे कलर की डेलिकेट मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं और ये मेम्ब्रेन आसानी से रप्चर हो जाती है, जिससे कि जो ऑलिव ब्राउन कलर के स्पोर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और इस जो हेड है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, उसको पाउडरी अपीयरेंस देते हैं। जो हमने आपको पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ाया है कि चारकोल के चूर्ण की भांति इसकी बालियां इसमें दिखाई देता है। गेहूं की बालियों पर ये चारकोल के चूर्ण की भांति दिखाई देता है। तो इसमें गेहूं कहीं नहीं नजर आ रहा है, आपको देख रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा गेहूं रिप्लेस हो जाता है इसके स्पोर्स के द्वारा। फिर ये स्पोर्स इतने हल्के होते हैं, जब हवा चलती है तो ये आसानी से उड़ जाते हैं और ये केवल रैकिस बिना स्पोर्स का, इसमें देख रहे हैं काफी हद तक स्पोर्स उड़ चुके हैं, ये स्पोर्स उड़ जाते हैं और यहाँ पर खाली रैकिस रह जाता है। जो स्मट वाला हेड है वो हेल्दी हेड के कंपैरिजन में छोटा होता है। ये आप देखो, ये यहाँ पर है, ये इस तरह के अंदर इसमें बन रहे होते हैं। फिर ये इसकी सिल्वरी मेम्ब्रेन, ग्रे मेम्ब्रेन फट गई है। फिर ये गेहूं के दाने में ये इस तरह से इसमें जाके अंदर है, इसको जरा भी हल्का सा भी वो टच करेंगे ये फट जाएगा, उसके अंदर के काले स्पोर्स बिखर जाएंगे। पैथोजन का कैरेक्टर क्या है, ये पैथोजन की विशेषता क्या है? ये जो है आपका इंटरनली सीड बॉर्न फंगल डिजीज है। सीड इंटरनली मतलब सीड के भी अंदर इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज करता है। जो इसके स्पोर्स होते हैं वो होते हैं टीलियोस्पोर्स, जिनका कलर पेल ऑलिव ब्राउन कलर का होता है और इनका शेप जो है स्फेरिकल टू ओवल होता है। और ये आप स्पोर को देख रहे हैं, ये बाहर से स्पाइनी है, तो इनकी आउटर वॉल जो है स्पाइनी होती है। ये आसानी से वाटर में जर्मिनेट कर जाता है और जर्मिनेट करने पर 1/4 सेल जर्म ट्यूब बनती है, जिसको कहते हैं प्रोमाइसीलियम। ये प्रोमाइसीलियम बनते हैं। ये प्रोमाइसीलियम आपस में यहाँ देखेंगे फ्यूज होकर एक जर्म ट्यूब बनाते हैं, जो कि व्हीट का जो फ्लावर होता है उसकी ओवरी में स्टिग्मा से होते हुए एंटर करता है। यहाँ पर जैसे फ्लावर है वो ये जर्म ट्यूब बनाएगा, वो उस फ्लावर में स्टिग्मा से होते हुए ओवरी में जाएगा, ओवरी से पहुंचते हुए ये पहुंच जाता है उसके एम्ब्रियो में। ओवरी के अंदर एम्ब्रियो जब सीड बन रहा होता है तो इसके अंदर भ्रूण बनता है, बीज बनता है, ये उसमें जाकर बैठ जाता है जर्म ट्यूब उसकी, यानी कि माइसीलियम सुसुप्तावस्था में उसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है और डोरमेंट फॉर्म में आ जाता है। ये आपको ऊपर से गेहूं देखने में पता भी नहीं लगेगा कि अंदर इसमें डोरमेंट फॉर्म में माइसीलियम जो है बैठ गया है। माइसीलियम, हाँ, माइसीलियम इन्वेडिंग व्हीट हेड, यहां से आप देख रहे हैं ये बना, ये फ्यूज होके जर्म ट्यूब बनी, यहां से होते हुए ये यहाँ आया और इसमें चला गया, अंदर जाके माइसीलियम व्हीट हेड में इन्वेट कर लेता है और फिर नेक्स्ट सीजन में ये दोबारा इनोकुलम का काम करता है। माइसीलियम, इसका माइसीलियम हाइलाइन होता है, सिलेंडर होता है, सेप्टेट होता है विद ए सिंगल हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसके अंदर प्रत्येक सेल में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जिसको कहते हैं मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, जो प्राइमरी माइसीलियम होता है। सेकेंडरी माइसीलियम में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको कहते हैं डायकैरियोटिक हाइफी। एपिडेमियोलॉजी और मोड ऑफ स्प्रेड। प्राइमरी स्प्रेड क्या है, मैंने अभी आपको बताया, ये इंटरनली सीड बॉर्न है और सिस्टेमिक है। ये फंगस के सीड में, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसमें
सुषुप्त अवस्था में माइसीलियम जाके बैठ जाता है। जब हम नेक्स्ट सीजन में गेहूं को लगाते हैं तब ये माइसीलियम भी सीड के जर्मिनेट करने के साथ एक्टिव हो जाता है, और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है माइसीलियम उसके साथ अंदर की साइड ग्रो करता चला जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टेमिक। बाहर से नहीं दिखाई देगा, अंदर ही अंदर सिस्टम में ये सीड के जैसे सीड जर्मिनेट करेगा उसी तरह माइसीलियम भी उसके साथ अंदर की अंदर माइसीलियम उसके अंदर चलता जाता है। और उसके बाद ये कहाँ पहुंचता है, जब उसका इन्फ्लोरेसेंस निकलने का टाइम होता है ये ओवरी में पहुंच जाता है, और ओवरी के को जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है मास ऑफ ब्लैक स्मट स्पोर्स में। इसीलिए कहते हैं कि ये जब तक नहीं पता लगता जब तक कि इन्फ्लोरेसेंस ना इमर्ज हो जाए। जब इन्फ्लोरेसेंस बनेगा तब ये ओवरी को ब्लैक मास में कन्वर्ट कर देगा जो कि स्मट के स्पोर्स होते हैं। तब आपको पता लगेगा अरे इसमें तो स्मट स्पोर्स है। फिर सेकेंडरी स्प्रेड कैसे होता है, ये जो स्मट स्पोर्स है यानी कि टीलियो स्पोर्स हैं हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं और हेल्दी फ्लावर्स को इन्फेक्ट करते हैं। ये जनरली इन्फ्लोरेसेंस को इन्फेक्ट करता है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट को फ्लावर्स को अटैक करता है, और माइसीलियम फिर दोबारा से ओवरी में एंटर करेगा और सीड में डोरमेंट माइसीलियम के रूप में जाकर बैठ जाएगा। फेवरेबल कंडीशन, इसके लिए भी कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, 16 से 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड वेदर 60 to 85% होना चाहिए। डिजीज साइकिल में जैसे अभी मैंने बताया, ईयर्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स इमर्ज अर्ली। जो इन्फेक्टेड प्लांट होता है उसके ईयर जल्दी निकल आते हैं हेल्दी के कंपैरिजन में, और स्पोर्स इनसे रिलीज हो जाते हैं जो डेवलपिंग प्लांट्स पर इन्फेक्शन क्रॉस करते हैं। ये ड्यूरिंग इन्फेक्शंस जो है, जब अगर फ्रीक्वेंट रेन शावर्स है, हाई ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है तो इस इन्फेक्शन को फेवर करता है। डिजीज इंटरनली सीड बॉर्न है, मैंने अभी बताया ही आपको, इंटरनली सीड बॉर्न है जहां पर की पैथोजन एम्ब्रियो सीड के एम्ब्रियो को इन्फेक्ट करता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये गेहूं है, ये सबसे पहले ये आपकी इन्फेक्टेड वो है, फ्लोरेसेंस है, इसने हेल्दी को किया, हेल्दी प्लांट्स को, फिर ये इससे यहाँ पर सीड के एम्ब्रियो में पहुंचा, और फिर जब ये माइसीलियम इन्वेड इन यंग सीडलिंग, मतलब जब आप सीड लगाएंगे तब उसके साथ ये ग्रो करेगा और माइसीलियम प्लांट के साथ ग्रो करता जाएगा और ये वाली स्टेज आ जाएगी। इसका मैनेजमेंट डिजीज फ्री सीड यूज करने हैं। सीड को विटावेक्स को एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी पर यूज करना है। बिफोर सोइंग, सीड को सो करने से पहले इसको ट्रीट करना है विटावेक्स से। रेजिस्टेंट वैरायटीज को ग्रो करना है। चौथा ये है कि इन्फेक्टेड ईयर हेड जैसे ही आपको दिखाई दे उसको सॉइल में दबा देना है जिससे कि सेकेंडरी स्प्रेड ना हो पाए। और नेक्स्ट जो है फंजीसाइड लाइक कार्बोक्सिन, टेबुकोनाजोल, इनका यूज करना है। इसमें एक और जो सबसे बड़ी चीज है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, इसमें होता है ये उन चीजों में यूज करता है कि जब इसका हॉट वाटर का मतलब टेम्परेचर इतना हो कि वो सीड की वायबिलिटी को ना नष्ट करे लेकिन पैथोजन को नष्ट कर दे। अब इसमें क्या है, आप इसमें पढ़ रहे हैं कि सीड के एम्ब्रियो में जाकर इसका माइसीलियम डोरमेंट फॉर्म में रहता है। तो क्या करते हैं, सीड को 26 to 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के पानी में भिगो देते हैं 5 घंटे के लिए। अब जब 5 घंटे के लिए भिगोएंगे तो क्या होगा, उसको मॉइस्चर मिलेगा और उसके अंदर जो डोरमेंट माइसीलियम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और वो एक्टिवेट जैसे ही होगा, डोरमेंट को तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो सुसुप्तावस्था में पड़ा है, हार्ड स्टेज जिसकी है, सुसुप्तावस्था में तो उसको कुछ नहीं करते। जब एक्टिव स्टेज में आ जाता है तब जो ये सीड हैं, भीगे हुए सीड हैं, उनको 54 डिग्री सेल्सियस के पानी में भिगो देते हैं जिससे 10 मिनट के लिए। तो जो एक्टिव माइसीलियम है वो वहां मर जाता है। फिर उसके बाद सीड को ड्राई कर लेते हैं तो क्या हो गया, आपका सीड जो है डिजीज फ्री हो जाएगा। एक और आपका है सोलर ट्रीटमेंट। सोलर ट्रीटमेंट आपका दिया है लुथरा एंड सत्तार ने 1954 में, पंजाब के थे। इन्होंने कहा कि मई जून के
गर्मियां जो होती हैं उसमें सीड को कोल्ड वाटर में सोक कर दीजिए 4 घंटे के लिए, 6 AM to 10 AM। ठीक है, 4 घंटे के लिए, सुबह ही सुबह 6 बजे से 10 बजे तक उसको सोक कर दो। क्या रीजन है? वही, ये इंड्यूस कर देगा डोरमेंट माइसीलियम को टू एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद स्प्रेडिंग एंड ड्राइंग ऑफ द सीड ऑन बिग सीड्स ऑन ब्रिक फ्लोर इन ब्राइट सन। जब सूरज तेजी से निकला हो, लगभग उसका तापमान 44 डिग्री सेल्सियस होता है, उस वाले में ईंट के फर्श पर उसको सुखा दीजिए 4 घंटे के लिए, 10 से 5 बजे तक आफ्टरनून में। तो उसका जो सीड ड्राई हो जाएगा और माइसीलियम जो है उसके अंदर जो एक्टिव हो गया है वो मर जाएगा।